नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो आइए, पहला प्रश्न है, अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण है। तो इसका प्रदूषण का कारण है रेडियोधर्मी पदार्थ। ये रेडियोधर्मी पदार्थ हमारे वायुमंडल में बहुत नुकसानदायक हैं। ये रेडियोधर्मी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अस्थिर परमाणु होते हैं और अपने नाभिक से आयनकारी रेडिएशन के रूप में ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो सीवेज उपचार के द्वारा या विद्युत चालित वाहनों द्वारा या परमाणु बम को रोककर या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी होगा, क्योंकि ये सीवेज होता है जो बाहित मल होता है, जैसे मल मूत्र वगैरह। तो ये उसका जो पानी में जो फेंकते हैं, गंदा पानी जाता है, नदी नालियों का पानी वो नदियों में जाता है, स्वच्छ पानी में जाता है तो प्रदूषण फैलाता है। विद्युत चालित वाहन जो धुआं फेंकते हैं और परमाणु बम को रोककर इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये सारी चीज़ें रोककर ही प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है। तो बाहित मल या तापध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट या द्रव अपशिष्ट या ठोस अपशिष्ट। तो इसका सही उत्तर होगा तापध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट। चौथा क्वेश्चन है, लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं। तो ये SO2 के प्रदूषक सूचक हैं, क्योंकि इसमें कवक और शैवाल होते हैं लाइकेन व ब्रायोफाइटा में। इससे जो लाइकेन होता है वो कवक और शैवालों से मिलकर बना होता है और ब्रायोफाइटा में भी मॉसेस जैसे पौधे आते हैं। तो SO2 बढ़ने से ये मरने लगते हैं। इससे पता चलता है कि प्रदूषण ज़्यादा बढ़ चुका है। अगला क्वेश्चन है, जल को प्रदूषित करने वाले हैं। तो जल को प्रदूषित पारा और सीसा ज़्यादा करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है। तो मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइनर में सुधार, CNG तथा LPG जैसे इंजनों का उपयोग, मोटर वाहन का समुचित रखरखाव या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल बनने का मुख्य कारण क्या है। तो मरुस्थल बनने का मुख्य कारण वन आरोपण है और अधिक कटाई भी है। अधिक कटाई से मरुस्थल बनते जा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है। जब मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया करते हैं तो CH4 प्राप्त होता है। CH4 बोलते हैं, ये बोलते हैं मीथेन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? मीथेन जो होती है CH4, उसका सूत्र होता है मीथेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये होता है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n + 2। ये होता है एल्केन का सूत्र होता है। अब ये किस में ऐड हो रहा है देखेंगे।
जैसे पहले ये वाला सूत्र लें तो यहाँ पे अगर n बराबर हम 3 रखें तो देखो n बराबर 3 रखने से तो c का मान n हो c 3 हो जाएगा, फिर 2 और ये 3, तो n का मान अगर 3 रखेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे ये 9 दूनी 18 है तो ये भी गलत हो गया, इसमें 2 भी तो जुड़ने, और ये 7 दूनी 14, इसमें भी नहीं 2 जुड़े, और 2 दूना 4 हो गए, 4 और 2 6, तो ये वाला सूत्र इसमें फिट हो रहा है। तो एल्केन को कौन प्रकट कर रहा है? C2H6 ये प्रकट कर रहा है। 10वां क्वेश्चन है कच्चे फलों को पकाने में सहायक है तो एथिलीन, मेथेन, एथेन या प्रोपेन। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का, जिसका सूत्र होता है C2H4। क्या होता है? C2H4 इसका सूत्र होता है। 11वां क्वेश्चन है यूरिया का संश्लेषण होता है तो यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। यकृत में संश्लेषण होने के बाद यूरिया गुर्दों द्वारा बाहर निकल जाता है। 12वां प्रश्न है वृक्कों का कार्य क्या होता है? तो वृक्कों का कार्य होता है उत्सर्जन। वृक्कों का क्या कार्य होता है? उत्सर्जन। 13वां प्रश्न है विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये रक्त परिसंचरण की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की, और रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है। 14वां प्रश्न है निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? तो रक्त की आपूर्ति हृदय से कौन करता है? ये करती हैं धमनियां ले जाती हैं। ठीक है। 15वां प्रश्न है लाइकोसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो 0, 2, 4, 8। तो एटीपी में 2 अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोसिस जो क्रिया होती है वह कोशिका द्रव्य में चलती है, जो कि कहाँ पे चलती है? कोशिका द्रव्य श्वसन में चलती है। ये ग्लाइकोसिस से ग्लाइकोज बनता है, ग्लाइकोज से पायरुविक अम्ल का उत्सर्जन होता है, जिसमें 2 एटीपी अणुओं को लाभ होता है। अगला प्रश्न है एटीपी है तो एटीपी क्या है? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। लेकिन ये होता क्या है? ये होता है एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फॉस्फेट बंध होते हैं। तो इसका राइट आंसर द होगा। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट होता है तो यही फॉस्फेट बंध इसमें उपस्थित होते हैं। 17वां प्रश्न है अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है तो अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो एथिल एल्कोहल इसका अंतिम उत्पाद होता है। 18वां प्रश्न है केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है तो ये 373 केल्विन होता है। 19वां प्रश्न है दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, केल्विन पैमाने पर यह अंतर होगा। तो ये केल्विन पैमाने पर अंतर 63 केल्विन का ही होगा। अगला प्रश्न है अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है तो संचालन तथा विकिरण द्वारा या संवहन तथा विकिरण द्वारा? संचालन तथा संवहन। तो इसका राइट आंसर होगा संचालन तथा संवहन द्वारा पानी गर्म होता है। 21वां प्रश्न है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है तो ये विकिरण द्वारा
पृथ्वी तक सूर्य की ऊर्जा पहुंचती है। 22वां प्रश्न है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है, तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम होता है। 23वां प्रश्न है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो ये अधिकतम होती है पानी की विशिष्ट ऊष्मा। 24वां प्रश्न है, ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है, तो ये विकिरण द्वारा ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है। 25वां प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहां पर हो? वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा। किसमें? अवतल दर्पण में। 26वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासी होता है। 27वां प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। कहां पे हो? वस्तु फोकस हुआ प्रकाशीय केंद्र के बीच में यदि वस्तु हो, तब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा। 28वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं, तो जलवायु परिवर्तन के जो क्लाइमेट चेंज है उसका कारण बढ़ते उद्योग भी हैं, बढ़ते जन भी हैं, घटते वन भी हैं, और ये सभी, तो ये इसके सारे सही आंसर हैं। ठीक है। 39वां प्रश्न है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? उल्टा होता है, परंतु दिखाई सीधा देता है। 40वां प्रश्न है, नेत्र लेंस होता है, तो नेत्र लेंस होता है अभिसारी होता है। 41वां प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है बड़ा व उल्टा बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42वां, दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्र का लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है, तो ये अधिकतम दूरी होती है अभिदृश्यक और लेंस के बीच, लेंस की फोकस दूरी का योग होगा, तब ये दूरी अधिकतम होगी। 43वां प्रश्न है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, तो इसकी इसकी पावर कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f डायोप्टर। ये डायोप्टर में रहता है, तो डायोप्टर में निकालते हैं। ठीक है। तो इसको इसमें पुटअप करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो P बराबर ये हो जाएगा 1/20, तो 1/20 होगा, लेकिन ये ना मीटर में सेंटीमीटर में दे रखा है। फोकस दूरी किसमें? सेंटीमीटर में, लेकिन फोकस दूरी होती है मीटर में, तो इसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो इसमें 100 का भाग देंगे, तो 100 का भाग देंगे, ये तीसरा बट्टा है, तो कहां पे पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसे? P बराबर 100/20 डायोप्टर। कितना हो जाएगा? 20 डायोप्टर। तो ये 20 से काटेंगे इसे, तो 20/500, P बराबर कितना आ जाएगा? 5 डायोप्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 डायोप्टर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 40वां। 40वां प्रश्न दे रखा है इसमें, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। अभी हमने सूत्र बताया था लेंस की क्षमता का, जो पावर है उसका सूत्र हमने बताया, ये अभी बताया था P बराबर 1/f डायोप्टर, ये होता है सूत्र। तो ये भी इसमें पुटअप करेंगे, तो इसमें पहले से ही दे रखी है क्षमता, तो 2 बराबर
2 डायोप्टर है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 1/f। तो f निकालेंगे इसमें, तो ये मैंने अभी बताया था जो f होती है वो किस में होती है, मीटर में होती है, लेकिन आंसर किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले तो f बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/2। ठीक है, तो 1/2 में जो 1/2 आया है, ये 1/2 आया है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें जो ये फोकस दूरी है वो मीटर में होती है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का भाग देंगे इसमें 100 में, तो 50 बार जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा, तो ये कहां पर होगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होगा। क्या होगा, जब निकट बिंदु स्थित होगा दूरदृष्टि दोष में। 46वां प्रश्न है, किसी गैस में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, तो केवल अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्ध्य, तो ये दोनों होती हैं गैस में तरंगें, ये दोनों होती हैं, अनुप्रस्थ भी और अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं। लोहे में निम्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, तो इसमें लोहे में अनुदैर्ध्य, लोहे के अंदर तथा सतह पर अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। 57वां प्रश्न है, मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है, तो स्पष्ट प्रतिबिंब कब बनेगा, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना। ठीक है, तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। 58वां प्रश्न है, पेचिश नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है, तो ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये होता है सूक्ष्म जीव। 59 क्वेश्चन है, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल वस्तु का भार होता है, और वस्तु क्या करती है, वस्तु सतह पर तैरेगी। क्या होगा, वस्तु सतह पर तैरने लगेगी जब उत्प्लवन बल बराबर वस्तु का भार होगा, मतलब बराबर उत्प्लवन बल होगा और वस्तु का भार जब बराबर होता है, दोनों बराबर होते हैं, तो वस्तु सतह पर तैरने लगती है। प्रश्न 60वां है, तो ऊष्माधारता का मात्रक है, तो ऊष्माधारता का मात्रक होता है कैलोरी होता है। 61 क्वेश्चन है, कंडुआ रोग होता है, कंडुआ रोग गेहूं में होता है। 62वां है, प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है, तो ये लाल रुधिर कणिका पर चिपकी होती है। ठीक है, 63वां प्रश्न है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल को कहते हैं, तो अभिलंब बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। 64वां प्रश्न है, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है, तो ये जंतु चारकोल प्रयुक्त होता है किसमें, चीनी जो उद्योग होते हैं गन्ने के रस में रंगहीन करने के लिए, क्योंकि गन्ने का रस हरा और काला सा निकलता है, तो उससे साफ करने के लिए जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।